हेलो बच्चों, आज हम जो है वो जेईई मेंस की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेटअप आपको दे रहे हैं कि जिसमें मतलब जिन टाइप्स के क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रही है जेईई मेंस के एग्जाम में, तो हम उन प्रॉब्लम्स को बेसिकली यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स हम ले रहे हैं वो उस बेसिस पे है कि जो 2022 में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, उनको यहां से हमने रेफरेंस मानते हुए एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम आपको ये भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि किन टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, क्या फ्रीक्वेंसी है उनकी, और कहां से क्या टॉपिक पढ़ने हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। उन सारी बातों को लेकर हमने एक 25 क्वेश्चंस का एक सेट तैयार किया है एंड दे आर द टॉपिक विच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन जेईई मेंस। ठीक है, तो वन बाई वन करके मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करूंगा, उनसे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उस चैप्टर में हमें किन टॉपिक्स को और एक बार देखने की जरूरत है। मतलब ये लास्ट आवर स्टडी में हम उन टॉपिक्स को एक बार उनके फॉर्मूले वगैरह जो हैं या उनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं उनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले आते हैं कि इस साल जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए, इवन एडवांस के अंदर भी जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी वो मोल कंसेप्ट पे थी, सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब देखिए इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूं कि क्या क्या पढ़ने की जरूरत है हमें। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप फोकस रखना परसेंटेज यील्ड निकालने पे, परसेंटेज प्योरिटी निकालने पे और पीयूएसी पे, और एक जो जेल्डोल और ड्यूमा मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो काफी पूछे गए हैं। और दूसरा एक कन्वर्जन ध्यान रखना, मोलैलिटी का मोलैरिटी में या फिर मोल फ्रैक्शन में, इस टाइप के कन्वर्जेंस पे क्वेश्चंस बेस आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक परसेंटेज यील्ड का सवाल बताता हूं। मतलब परसेंटेज यील्ड के सवाल खूब सारे पूछे हैं लास्ट सेशन में, आप देखोगे ना 2022 में, तो परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी और जेल्डोल ड्यूमा, इन पे सवाल खूब आए हुए हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन दे रखी है आपको, नाइट्रेशन रिएक्शन है बेंजीन की, नाइट्रोबेंजीन फॉर्म किया है यहां पे, आपको दिख रहा होगा यहां से। नाइट्रेशन 3.9 ग्राम ऑफ बेंजीन और नाइट्रेशन गिव्स 4.92 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन, द परसेंटेज यील्ड ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन द अबव रिएक्शन इज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम मोल्स निकाल लें बेंजीन के, तो व्हाट इज मोलर मास ऑफ बेंजीन। मोल्स ऑफ बेंजीन की बात करें यहां से, that is moles of benzene निकाल लो आप सबसे पहले। फर्स्ट पॉइंट दैट इज 3.9, मोलर मास ऑफ बेंजीन इज 78, ये हमारे मोल्स हो गए। ठीक है, 3.9 डिवाइड बाय 78 निकाल लो, कितना आ जाएगा 3.9 डिवाइड बाय 78, दैट इज 0.05 मोल्स। ये बेंजीन के मोल है। ठीक है, 0.05 मोल्स बेंजीन के फॉर्म हो रहे हैं। यहां से बेंजीन आपने 0.05 मोल ले रखी है। अब बच्चों अगर इस रिएक्शन की यील्ड हम 100% मान लें रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो ये जो 0.05 मोल बेंजीन है, तो ऑब्वियसली 0.05 मोल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री से पता है कि अगर हम देखें यहां से, तो बेंजीन का 1 मोल जो है नाइट्रोबेंजीन का 1 ही मोल बनाएगा। अगर आपने 0.05 मोल्स ले रखे हैं बेंजीन के, तो जो मोल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन बननी चाहिए ऑन कंसीडरिंग 100% यील्ड ऑफ रिएक्शन, दैट शुड बी 0.05। ठीक है, अगर 100% यील्ड मान के चले तो 0.05 मोल्स बनने चाहिए। अब नाइट्रोबेंजीन के वास्तव में कितने मोल्स बने, मोल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन, मास दे रखा है 4.92 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज C6H5NO2। इसको ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका मोलर मास कितना आता है। 72 प्लस 5 दैट इज 77 प्लस नाइट्रोजन इज 14 प्लस ऑक्सीजन 32 दैट इज 123। मोलर मास इज 123 ग्राम पर मोल। अब आप इसको डिवाइड कर लो, 4.92 डिवाइड बाई 123, ये आपके आगे 0.04 मोल। तो बच्चों बनने चाहिए थे 0.05, बन के कितने आ रहे हैं 0.04, तो लोचा है ना कुछ। लोचा ये है कि रिएक्शन जो है वो पूरी कंप्लीट नहीं हो रही है।
मतलब यहां पे कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो 0.05 मोल से हमें 0.04 मोल बन रहे हैं, बनने 0.05 चाहिए थे। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं? परसेंटेज यील्ड होता है दैट इज एक्चुअल अमाउंट, ऊपर लेते हैं एक्चुअल अमाउंट और नीचे लेते हैं थ्योरेटिकल अमाउंट, दैट इज थ्योरेटिकल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 100। एक्चुअल अमाउंट divided by theoretical amount into 100, and what should be the actual amount of nitrobenzene? That is calculated 0.04। theoretical amount कितनी होनी चाहिए थी? 0.05 होनी चाहिए थी, considering 100% yield of reaction multiply by 100। तो ये आपका 400 divided by 5 आ जाएगा, percentage yield of reaction will be 80%। तो आपकी इस रिएक्शन की yield कितनी आ गई? 80%। तो ये one set of question है which is quite frequent in the chapter some basic concept of chemistry, जहां पे आपसे परसेंटेज यील्ड के बारे में पूछा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत फ्रीक्वेंट है, जेल्डॉल मेथड, ड्यूमा मेथड, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर थ्रू कैरियस मेथड, ये बहुत फ्रीक्वेंट है। फिजिकल के अगर चैप्टर्स की बात की जाए फिजिकल के पेपर में तो खूब पूछते हैं। वो बहुत ही आसान सवाल है, मतलब इनमें ये जरूरी नहीं है कि आपको ये मेथड पता होना चाहिए कि कैरियस मेथड क्या है, जेल्डॉल मेथड क्या है, ड्यूमास मेथड क्या है, इनके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो बस ये पता होना चाहिए कि भाई पीयूएसी कैसे लगता है, खत्म कहानी। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन पे बेस है, या फिर दूसरे वाले में देखेंगे रेडॉक्स लगा के आप कर सकते हो, या मोल कंसेप्ट लगा के, मतलब सिंपल मोल कंसेप्ट है ये। आप इसको इसमें बाकी कुछ भी मतलब अलग से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैरियर, लोग डर जाते हैं कि अरे नाम लिख दिया, नाम देख लिया इसका कि क्या लिखा है भाई कैरियस मेथड, और अब ये क्या बला है, तो ये नहीं सोचना है। सवाल सिंपल होते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखिए 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज एनालाइज्ड यूजिंग कैरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन का एस्टिमेशन कर रहे हैं, एंड 0.2397 ग्राम ऑफ AgBr वाज ऑब्टेन। अब पूछा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना ब्रोमीन था, बस इतनी सी बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितना ब्रोमीन पड़ा है ये पूछा है। तो आप भाई सीधी सी बात है, सिल्वर ब्रोमाइड है ये। अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड से देखें तो इसके अंदर एक ही ब्रोमीन का एटम है ना भाई, जितना ब्रोमीन रहा होगा वो सारा का सारा किसमें आया होगा? सिल्वर ब्रोमाइड में, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लो, आप चाहो तो पीयूएसी से सॉल्व कर लो। मैं आपको जिनको पीयूएसी नहीं आता उनके लिए यूनिटरी मेथड से बता देता हूं, आसानी से हो जाएगा। अब आप देखिए यहां से इसका मोलर मास निकालें, सिल्वर इज 108, ब्रोमीन इज 80, सो 188 ग्राम ऑफ दिस प्रोवाइड 80 ग्राम ब्रोमीन, ठीक है। आपके पास कितना है? 0.2397 ग्राम। तो यहां से आप ब्रोमीन का अमाउंट निकाल लो, दैट इज 80 डिवाइड बाई 188 इंटू 0.2397। ये थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन यहां पे करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो 80 इंटू 0.2397 डिवाइड बाई 188, तो ये आ गया 0.102 ग्राम ब्रोमीन आ गया, ठीक है। यानी इतना ब्रोमीन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट था। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन कंपाउंड, तो परसेंटेज ब्रोमीन कैसे निकाल लोगे? ब्रोमीन का वेट दैट इज 0.102 ग्राम डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.15 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इंटू 100 डिवाइड बाई 0.15, that comes out to be exactly 68। यानी ब्रोमीन का परसेंटेज कितना था? 68% था, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करें ना कि जो कैरियस मेथड बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, एनसीईआरटी में भी 2-4 सवाल दे रखे हैं और ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बस इतना सोचना है कि भाई सारा का सारा जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो किस में गया? ब्रोमीन में गया, बस। तो जितना AgBr के मोल्स होंगे उतनी मोल्स Br के होंगे, सीधी बात है। आप मोल भी बराबर करके सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, एक और खतरनाक जेल्डॉल मेथड, ठीक है।
देखिए यहां पे भी जेल्डोल मेथड के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल है कि आप जस्ट या तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा लो, अगर आपको रेडॉक्स आती है, मोल आता है तो मोल लगा लो। चलो मैं दोनों मेथड से करके दिखा देता हूं। देखिए भाई कह रहा है सवाल में कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन बैठी है, ठीक है, और उस नाइट्रोजन को हम एस्टिमेट कर रहे हैं थ्रू अमोनिया। अमोनिया पता है बेस है, और इस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इतनी मात्रा H2SO4 की लगी, ठीक है। नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा है हमसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ये सवाल है। तो बच्चों अगर आपको रेडॉक्स आती है तो रेडॉक्स लगा लो। देखो रेडॉक्स से कैसे करेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ NH3 will be same as equivalent of H2SO4, that is law of chemical equivalence, ठीक है। जितने इक्विवेलेंट एसिड के न्यूट्रल लग रहे हैं उतने किसके लगेंगे, बेस के लगेंगे। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब मान लीजिए इसके एक्स मोल है, हमने अमोनिया के एक्स मोल मान लिए, बैलेंस फैक्टर ऑफ अमोनिया इज 1। आपको पता है इस पे एक लोन पेयर है, एक प्रोटॉन गेन कर सकता है, तो एन फैक्टर ऑफ अमोनिया शुड बी 1, ठीक है। अब यहां से इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकाल लेते हैं, मोलैरिटी इज 2। अब पता होना चाहिए इक्विवेलेंट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर। मोल्स कैसे निकाले, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, इक्विवेलेंट बराबर मोल्स इनटू एन फैक्टर। दिस इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट। अब इसके इक्विवेलेंट कैसे निकालें, मोलैरिटी इज 2, वॉल्यूम इज 2.5 डिवाइड बाय 1000, लीटर में चेंज कर लिया। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज नंबर ऑफ मोल्स, और H2SO4 is a diprotic acid, so N factor will be equal to 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हमने मोल्स ऑफ NH3 निकाल लिए, दैट इज कॉल्ड एज X। X की वैल्यू क्या जाएगी, यहां से दिख रहा है 0.01, सीधे सीधे दिख रहा है भाई, कैलकुलेशन इसमें आसान है। कितने दिख रहे हैं, 2.5 इंटू 2 दैट इज 5 इंटू 2 10, और डिवाइड बाय 1000 0.01 मोल्स दिख रहे हैं। अब बच्चों एक बात समझो ना कि जितने मोल NH3 के होंगे उतने मोल नाइट्रोजन के भी होंगे, क्योंकि एक अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन बैठा हुआ है, ठीक है, सिंपल। तो यहां से दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। सो वेट ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू, वेट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 0.01 इंटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, दैट इज 14, दैट इज 0.14 ग्राम। परसेंटेज बताना है नाइट्रोजन का, अमाउंट कितना है नाइट्रोजन की 0.14 ग्राम, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.25 इंटू 100। तो ये आपका कितना हो गया, सॉल्व कर लेते हैं इसको, दैट इज 14 बाई 0.25 56% नाइट्रोजन वॉज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड मेथड आपको मोल मेथड से बता देता हूं, जिसको रेडॉक्स से समझ में आ जाए उसके लिए अच्छी बात है, जिसने रेडॉक्स अभी तक नहीं पढ़ी है वो मोल मेथड से देख ले। अब आपने अमोनिया की रिएक्शन कराई, अमोनिया की बैलेंस रिएक्शन लिख लीजिए H2SO4 के साथ। प्रोडक्ट फॉर्म विल बी NH4 होल ट्वाइस SO4, दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। H2SO4 के मोल निकाल लो बेटा। मोल्स कैसे निकाल ले, मोलैरिटी इज 2, वॉल्यूम इज 2.5, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज मोल्स, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, ठीक है। तो मोल आ गए इसके, मोलैरिटी इज 2, वॉल्यूम इज 2.5 डिवाइड बाय 1000, तो मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ क्लियर। स्टोइकियोमेट्री देखिए यहां से कि अगर एक H2SO4 का मोल खर्च हो रहा है तो अमोनिया के उसके डबल मोल लग रहे हैं, यानी यहां से मोल्स ऑफ NH3 विल बी, अमोनिया के मोल्स इसके डबल लगेंगे, दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ विच इज 0.01 और 10⁻² मोल, 0.01 मोल बोल लीजिए यहां से। बाकी आपको सारा प्रोसीजर मैंने यहां पे बता ही दिया कि बाकी का जो सारा प्रोसीजर है, 1 मिनट, ये आ गए आपके 0.01 मोल। मोल, बाकी की सारी कहानी यहां से आप देख ही सकते हो कि यहां से सारी चीजें सेम है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो हैं वो जेल्डोल मेथड से रिलेटेड है। आप इसको मोल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो
या इक्विवेलेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड में से जो आपको सही लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अब ये रेडॉक्स का सवाल है ना, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पे बेस है। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया कि अगर आप सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री देख रहे हो तो वहां पे आपको क्या आना चाहिए, परसेंटेज यील्ड निकालने आने चाहिए, परसेंटेज प्योरिटी POAC लगाना आना चाहिए। ठीक है, और कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आना चाहिए। दे आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड विद सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और लास्ट कुछ सेशन में ये जो मैंने क्वेश्चंस का सेट बनाया है ना, ये लास्ट ईयर की प्रायोरिटी बेस पे ही है कि किन से सवाल ज्यादा पूछे हैं, उसी प्रायोरिटी बेस पे मैंने बना रखा है। ठीक है, अब मैं आता हूं रेडॉक्स में। रेडॉक्स में बच्चों आपको आपसे ये पूछ सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकते हैं जो मतलब अजीबो गरीब टाइप वाले हैं, एक्सेप्शनल टाइप के, लाइक CrO5 हुआ, Na2S4O6 हुआ, जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकते हैं भी अलग अलग क्या होगी, मतलब जो ऑक्सी एसिड्स हैं। तो जो टेढ़े वाले ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो पूछ सकते हैं आपसे, सिंपल वाले नहीं। अब ये नहीं पूछेंगे कि MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या पूछ सकते हैं, आपको एक इक्वेशन दे देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन दे देंगे, उसमें कोफिशिएंट सेट कर देंगे, वो ABCD करके कुछ बना देंगे। आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, आपको बैलेंस इक्वेशन करके उन कोफिशिएंट के बारे में इस टाइप से वो जानकारी आपसे ले सकते हैं। And the third point which is quite common is the law of chemical equivalence based on titration. ये कंसेप्ट आपसे पूछ सकते हैं। अब देखिए इस चीज को मैं आपको यहां पर बता देता हूं, सीधी सीधी बात है। आप के पास 20 ml of 0.02 मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है, that is used for the titration of Fe+2 solution in acidic medium. Molarity of Fe2+ solution is पूछा है इस फॉर्मेट में। बच्चों फॉर्मेट का भी ध्यान रखना, बहुत लोग आंसर निकाल लेते हैं, फॉर्मेट का ध्यान नहीं रखते, खट यहां पे आंसर रखा और आगे बढ़ गए, बाद में पता चला कि अरे यार तो गड़बड़ हो गया, फॉर्मेट में रखा ही नहीं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेट में आप सही रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो इसको जरूर देखना, पता चला सारी मेहनत पे पानी फिर जाए। तो जरा देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 विच इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो फेरस आयन से, मीडियम इज एसिडिक, प्रोडक्ट विल बी Cr+3, और ये चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इट विल ऑक्सीडाइज Fe+2 इंटू Fe+3, फेरिक आयन में इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। इतना मालूम होना चाहिए भाई, ये बेसिक है। वैलेंस फैक्टर निकाल लेते हैं, इट इज इन +6, +3 में जा रहा है, 3 का चेंज है, नंबर ऑफ क्रोमियम एटम आर 2, सो द नेट चेंज विल बी 6। एन फैक्टर निकाल लिया, 6 हो गया। इसका एन फैक्टर कितना हुआ, +2 से किसमें गया, +3 में, 1 का चेंज, एन फैक्टर इज 1। So from law of chemical equivalence, that is equivalent of potassium dichromate will be same as equivalent of ferrous iron. ठीक है, चूंकि वॉल्यूम ml में दे रखा है तो हम यहां मिली इक्विवेलेंट निकाल लें तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। मिली इक्विवेलेंट में वॉल्यूम ml में लेते हैं, इक्विवेलेंट में लीटर में ले लेते हैं। ठीक है, लीटर में आप ml में भी लिख कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डाइक्रोमेट है यहां से, मोलरिटी इज 0.02। अब मिली इक्विवेलेंट कैसे निकाले, दैट इज मिलीमोल्स इनटू एन फैक्टर। मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, मिलीमोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अब मिलीमोल्स इसकी कैसे निकाले, मोलरिटी इज 0.02, वॉल्यूम इज 20 ml, तो मिलीमोल्स विल बी 0.02 इंटू 20 ml, दैट इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स, एंड एन फैक्टर इज 6, दैट इज मिली इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ध्यान रखिएगा मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, दैट इज मिलीमोल्स इंटू एन फैक्टर। मिलीमोल्स कैसे निकाला, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, एन फैक्टर इज 6 हियर। मिली इक्विवेलेंट Fe+2 के निकाल लेते हैं, कैसे निकाले, Fe+2 के मोलरिटी आपसे पूछिए बच्चों, वॉल्यूम इन ml इज गिवन 10 एंड वैलेंस फैक्टर और एन फैक्टर इज गिवन 1। तो यहां से m की वैल्यू फाइंड करनी है, सीधी सीधी बात है। 10 से ये कितनी बार में गया, 2 बार में, कितना आ गया 0.24, मोलरिटी आ गई 0.24। इस तरीके से लिखना है भाई तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगी। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन टॉपिक रेडॉक्स। ठीक है, तो मैंने 3 बातें बताई, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए, टेढ़े वालों की, सीधे वालों की नहीं। दूसरा आपको बैलेंसिंग का आना चाहिए, बैलेंसिंग में वो सवाल दे देंगे, आपको एक रिएक्शन बना देंगे, ABCDEF लिख देंगे, जो भी लिख दें, वहां से आपको कोफिशिएंट पूछ लेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विवेलेंस बैलेंसिंग। आपको यहां पे एसिड बेस टाइट्रेशन दे दे या रेडॉक्स टाइट्रेशन दे दे, वहां से आपको इक्विवेलेंट वो कंपेयर करा के आपको मोलरिटी या नॉर्मेलिटी वगैरह या वॉल्यूम पूछ सकते हैं।
ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। बच्चों अब आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पे। यहां पे जो एरो होना चाहिए इट शुड बी रिवर्सिबल एरो। केमिकल इक्विलिब्रियम में देखिए क्या कहानी बन सकती है। एक मिनट, यस, ये रिवर्सिबल एरो है बच्चों, आप इसको रिवर्सिबल एरो पढ़िएगा। दिस इज रिवर्सिबल एरो, ये भी आपका रिवर्सिबल एरो है, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम में थोड़ा ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम में एक तरीका ये बन सकता है कि आपसे वो मैनिपुलेशन पूछ लें, किसी केमिकल रिएक्शन को आप मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है। व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक तो ये पूछ सकते हैं पहली बात। केपी निकलवा सकते हैं, केसी निकलवा सकते हैं, अल्फा के टर्म में पूछ सकते हैं, ठीक है। केपी और केसी का कैलकुलेशन पूछ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 2 × 10⁻15, ठीक है। आपसे इस रिएक्शन का सेकेंड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। अब देखो ना यहां पे इस रिएक्शन को क्या किया है, सीधा सा दिख रहा है कि इस रिएक्शन को पहले तो उन्होंने रिवर्स किया है, तो रिवर्स करने पे k की वैल्यू क्या हो जाती है 1/k। तो अगर आपने रिवर्स किया है नाउ k बिकम 1/k, 2 × 10⁻15, ये इसकी रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब पूरी रिएक्शन को हाफ से उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है, रिवर्स रिएक्शन करने के बाद पूरी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो भाई ये ध्यान रखना कि अगर आपने किसी केमिकल रिएक्शन को जो कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर रही है, आप एक कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नाउ दैट कांस्टेंट फैक्टर अपीयर इन पावर ऑफ दैट रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है ये पावर में आपको दिखाई देगा। अब लिखने को कैसे लिखना है चलो देख लेते हैं भाई। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये तो 10⁻−15 हो गया, 10⁻−15/2 और पावर 10⁻−8 की फॉर्म में लिखनी है। 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दो, 5 × 10⁻−16 का स्क्वायर रूट, तो ये आ गया आपका √5 × 10⁻−8, ठीक है। x × 10⁻², नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में लिखना है, √5 × 10⁻8। √5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, √5 की वैल्यू दैट इज 2.236 × 10⁻8। तो यहां से हम देखें यहां पे, तो ये हमारी जो वैल्यू है x की ये कितनी हो गई 2.236, और नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में लिखना है, तो सबसे इसका क्लोजेस्ट पड़ोसी इंटीजर में कौन होगा, तो आंसर शुड बी 2 हियर। मैनिपुलेशन में ध्यान रखिएगा, रिएक्शन मैनिपुलेशन में क्या होता है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन, आपने उसको रिवर्स किया, नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बिकम 1/k। कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, आपने किसी कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, नाउ दैट कांस्टेंट फैक्टर विल अपीयर इन पावर ऑफ ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट, if you add two different equilibrium reaction, their equilibrium constant will get multiplied। 3 बातें मैनिपुलेशन में ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों एक और यहां पे प्रॉब्लम पे आते हैं जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वाइट फ्रीक्वेंट है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये पूछ सकते हैं, या आपसे इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर पूछ सकते हैं, या फिर आपको वो कनेक्ट कर सकते हैं Kp = KC/RT की पावर ΔNg से। ये सिनेरियो यहां पे बनते हैं, Kp = KC/RT की पावर ΔNg। तो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल है, या ये भी पूछ सकते हैं Kp और Kc को अल्फा के टर्म में बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में। ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलवा सकते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर निकलवा सकते हैं, या फिर Kp और Kc को पूछ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा। इस सवाल पे आते हैं, जैसे ये रिएक्शन दे रखी है 2NO गैस फेज रिएक्शन है, होमोजेनस इक्विलिब्रिया है, दैट इज 2NO2। स्टार्टिंग मोल्स आर गिवन एज 2 मोल, 1 मोल,
एंड दिस इज एब्सेंट। अब देखिए अगर यहां से बच्चों x मोल गया इससे O2 से, तो इससे 2x जाएगा, ये कितना बना 2x। और इक्विलिब्रियम पे मोल्स बता रखे हैं, चलिए इक्विलिब्रियम पे मोल्स इसके 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, मैं एक स्टेप और लिख देता हूं। देखिए मान लीजिए यहां से x मोल खर्च हुए, तो ये कितना खर्च होगा 2x, ये कितना बना 2x। अब इक्विलिब्रियम पे लिखना है, तो दिस इज 2 माइनस 2x, दिस इज 1 माइनस x एंड दिस इज 2x। अब जो सवाल में ये देखा रखा है ना कि 0.6 मोल ऑक्सीजन के इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है 1 माइनस एक्स इज 0.6, सो x विल बी इक्वल टू 0.4। तो यहां से देखिए मोल्स ऑफ NO2 इक्विलिब्रियम पे कितने हो गए 2x के बराबर 0.8। ऑक्सीजन के दे ही रखे हैं 0.6, NO के कितने आ गए मोल्स ऑफ NO दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 2x 1.2। टोटल मोल्स निकाल लें इक्विलिब्रियम पे, दैट विल बी सम ऑफ ऑल द मोल्स 1.2 plus 0.8 that is 2.6 plus 0.6 that is 2.6। तो हमने टोटल मोल्स निकाल ली इक्विलिब्रियम पे। पर्पज क्या है इसका, भाई आप केपी लिखोगे ना, केपी कैसे लिखोगे, केपी लिखने के लिए आपको पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए, और पार्शियल प्रेशर कैसे लिखते हैं मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे दे रखा है 1, तो पार्शियल प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन से ही तो निकलेगा, ठीक है। टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पार्शियल प्रेशर मिल जाता है। तो केपी क्या लिखा आपने, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 पावर कोफिशिएंट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO होल स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ऐसे लिख लिया। पार्शियल प्रेशर क्या लिखूंगा मोल फ्रैक्शन, NO2 के मोल्स कितने हैं भाई 0.8, टोटल मोल्स कितने हैं 2.6, 0.8 डिवाइड बाई 2.6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई NO के मोल, NO के मोल कितने हैं 1.2, टोटल मोल 2.6 का होल स्क्वायर इनटू O2 के मोल्स कितने दे रखे हैं 0.6 डिवाइड बाई टोटल मोल्स इज 2.6। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, दैट इज 0.8 का स्क्वायर अपॉन 1.2 का स्क्वायर इनटू 0.6, ठीक है, इसका काम तमाम। ये 2.6 ऊपर चला जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज 0.8 स्क्वायर 0.8 इंटू 0.8 इंटू 2.6 डिवाइड बाई 0.8 इंटू 0.8 इंटू 2.6 डिवाइड बाई 0.6 डिवाइड बाई 1.2 डिवाइड बाई 1.2, आंसर इज 1.925। वैल्यू ऑफ केपी विल बी 1.925। सवाल में क्या पूछा है बच्चों, नियरेस्ट इंटीजर में, तो नियरेस्ट इंटीजर 1.925 पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, आंसर शुड बी 2 ईयर। तो बच्चों मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में आपसे क्या बताया कि आपको क्या क्या अच्छे टॉपिक्स जो है पढ़ने हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ केपी, केसी, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर निकालना, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालना, केपी और केसी को अल्फा के टर्म में लिखना, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनिपुलेशन ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन, कि आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो क्या होगा, आपने किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, आपने दो रिएक्शन को ऐड कर दिया तो क्या होगा। ये सारी बातें हमें इक्विलिब्रियम में देख के चलनी है। अगले सवाल पे आते हैं। ये देखिए आयनिक में क्या आप पूछेंगे, जैसे सिंपल है पीएच निकालना, एसिड या बेस की पीएच निकालना पूछ लिया, ठीक है, सिंपल एसिड या बेस की पीएच पूछ लिया, या फिर मिक्सचर ऑफ एसिड या बेस दे दिया उनका पीएच पूछ लिया। इस पे एक प्रॉब्लम आई थी रिसेंट, के फॉर ब्यूटारिक एसिड इज गिवन 2 into 10 raised power -5, के वैल्यू इज गिवन 2 into 10 raised power -5, पीएच पूछा है 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ब्यूटारिक एसिड का। तो सीधा सीधा सवाल है, आपको दिख रहा है कि जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है विच इज वेरी लेस, और ये 0.2 मोलर का सॉल्यूशन है। जनरली हम क्या करते हैं कि K/C चेक करते हैं, और अगर K/C 10 की पावर -3 से कम है तो अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं। वहां से जो पीएच का फॉर्मूला आता है, तो पीएच इज इक्वल टू आता है हाफ ऑफ pKa माइनस log C, ये फॉर्मूला आता है पीएच का। तो जस्ट आपको इक्वेशन याद रखनी है पीएच फॉर्मूले की,
अगर ये बेस होता तो POH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKB माइनस log C होता। तो इसमें एक्सप्रेशन में रख लेते हैं, दैट इज हाफ PK वैल्यू इज 5 माइनस log 2, PH पूछा है ना, ठीक है। तो H प्लस निकाल लो अंडर रूट C इंटू K से, बाद में PH, खैर वो भी सेम ही चीज है, एक ही चीज है दोनों। या तो आप ये फॉर्मूला लिख लो या तो H प्लस लिख लो। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख लेंगे अगर आपने अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कैन बी रिटन एज दैट इज रूट ऑफ C इंटू K। अल्फा को नेग्लेक्ट करने के बाद आता है ये। अल्फा को नेग्लेक्ट कैसे पता चलेगा? K बाई C चेक करना, 10 की पावर माइनस 3 से कम है, अल्फा विल बी नेग्लिजिबल। तो C concentration is 0.2 and value of K is 2 into 10 raised power minus 5। यहां से आसान लग रहा है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो ये हो गया 2 into 10 raised power minus 6, सॉरी 4 into 10 raised power minus 6। स्क्वायर रूट ले लिया, दैट इज 2 into 10 raised power minus 3। pH निकालना है, pH will be equal to minus log of H plus 3 minus log 2, तो 3 minus log 2 is given 0.30, ये आपका आ गया 2.70। किस फॉर्मेट में लिखना है भाई? 10 की पावर माइनस 1 में, तो ये कितना हो गया 27। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, कुछ फॉर्मूले विशेष हैं यहाँ पे जो हमें अगर याद हैं तो हम फटाफट सवाल करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एक वीक एसिड का पीएच निकालना है मोनोप्रोटिक एसिड का, और अगर हम K बाई C चेक करते हैं लेस देन 10⁻³ से, सिंपली वी हैव टू पुट हियर द फॉर्मूला दैट इज H प्लस इज इक्वल टू रूट ऑफ CK और pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PK माइनस log C। दो एसिड है, कंपेरेबल स्ट्रेंथ के हैं, H प्लस निकालना है रूट ऑफ C1 K1 प्लस K2 C2। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा। अगर दो एसिड हैं, कंपेरेबल स्ट्रेंथ के हैं, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, सिंपली यूज दिस फॉर्मूला रूट ऑफ C1 Ka1 प्लस K2 C2। ये करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एसिड में अगर बात किया उन्होंने तो स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड के पीएच पूछ सकते हैं। हाइड्रोलिसिस में किया तो आपको हाइड्रोलिसिस में फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, फॉर्मूला आना चाहिए pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ PK प्लस log C। अगर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है 7 माइनस हाफ ऑफ PKB प्लस log C। वीक एसिड वीक बेस है तो 7 प्लस हाफ ऑफ PK माइनस PKB। ये 4-5 फॉर्मूले ध्यान रखना, ठीक है। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, बट लिमिटेशन भी पता रखना। जैसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला बताया या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला बताया, उनमें वो फॉर्मूले तभी वैलिड है जब उनका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस नेग्लिजिबल है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बफर सॉल्यूशन। हेंडरसन इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए बच्चों, दैट इज इन केस ऑफ एसिडिक बफर pH कैन बी रिटन एज व्हाट? pKa प्लस log कॉन्जुगेट। यहां पे हम वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं और न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं? कॉन्जुगेट बेस का। तो दिस इज हेंडरसन हैसेलबोच इक्वेशन, ये हमें पता होनी चाहिए। अभी सीधा सा सवाल उसी हेंडरसन इक्वेशन में पूछा है, करें एक स्टूडेंट है जिसको बफर सॉल्यूशन बनाना है प्रोपेनोइक एसिड और उसके सॉल्ट का, ठीक है भाई बना लो, क्या दिक्कत है। pH रखना है 4, pK कितना रखना है 5। देखिए pK क्या लिखेंगे? माइनस log ऑफ K, दैट इज 5 माइनस log ऑफ 1.3 प्लस log। हमसे ये पूछा है, इसका मतलब ये प्रोपेनोइडाइन का CH3CH2 अपॉन प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COH पूछा गया, इसका रेशियो पूछा है। ओके ठीक है, निकाल लेते हैं भाई। इन सबको इधर शिफ्ट कर दो, शिफ्ट करके सॉल्व कर लो यार यहां से। तो ये कितना हो गया? ये log 1.3 हो गया, बचा कितना? 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 इधर आया -1, -1 कैन बी रिटन एज माइनस log 10। -1 को लिख सकते हैं ना माइनस log 10, log 10 इज 1 और log m माइनस log n इज log m by n, दैट इज इक्वल टू दिस। हमने छोटी सी कैलकुलेशन कर ली है, बाकी कोई ज्यादा रायता नहीं है इसमें, ठीक है बच्चों। जरा सी मैथ्स लगाइए और कुछ नहीं किया, तो आंसर शुड बी 0.13। दोनों तरफ कंपेयर कर लो, आंसर शुड बी दिस बी ऑप्शन। भाई हेंडरसन हैसेलबोच इक्वेशन याद रखना,
ये पीएच निकालने की इक्वेशन है, पीएच बराबर पी के प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन वीक एसिड का। ठीक है, अब ये सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन है। सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। एक तो सॉल्युबिलिटी के सवाल वो वैसे खूब याद रखना कि जिसमें अगर ए बी टाइप सॉल्ट है KSP विल बी एस स्क्वायर, A2B और AB2 टाइप सॉल्ट है KSP विल बी 4s क्यूब, A3B या AB3 टाइप सॉल्ट है 27s की पावर 4 हो जाएगा, या A3B2 टाइप सॉल्ट है 108s की पावर 5 हो जाएगा। तो KSP को सॉल्युबिलिटी से कनेक्ट करने आना चाहिए। पहली बात कि सॉल्युबिलिटी निकालना है, KSP दे दिया सॉल्युबिलिटी पूछ लेंगे, सॉल्युबिलिटी दे दिया KSP पूछ लेंगे, इस तरीके से घुमाते रहेंगे, है ना। अब यहां पे कंसेप्ट क्या है, हमें सॉल्युबिलिटी Ag2CO3 की निकालनी है और 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट पहले से भेटा है, ये गजब बात हो गई। ठीक है, AgNO3 इज ए soluble salt, it will completely dissociate in Ag plus and NO3 minus. This is 0.1 molar. Obviously after reaction this is 0.1, this is 0.1. अब Ag2CO3 की बात करते हैं। Obviously solubility will suppress due to presence of common ion. कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी जो है सप्रेस होगी। हालांकि इन्होंने सीधा सीधा ही पूछा है, कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस वगैरह नहीं कराया है, वो अच्छी बात है, क्योंकि अगर हाइड्रोलिसिस वगैरह का सोचते हो तो के वैल्यू दे रखी होती है H2CO3 की, उतना लफड़ा इन्होंने किया नहीं है, यहाँ पे आसानी है। मान लीजिए सॉल्युबिलिटी x है, तो ये वैल्यू कितनी आई 0.2x, ये तो पहले से था Ag प्लस 0.1 जो कि यहां रखा है। कार्बोनेट कितना है 0.1। अब यहां से बच्चों KSP का फॉर्मूला यूज कर लो, वैल्यू ऑफ KSP विल बी Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन, Ag प्लस स्क्वायर दैट इज 0.1 प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू कार्बोनेट इज, सॉरी x होगा यहां पे, नॉट 0.1, दिस शुड बी x हियर इंटू x, और ये वैल्यू कितनी है भाई x इंटू 0.1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। KSP कितना है, KSP थोड़ा ना बदलेगा कॉमन आयन की प्रेजेंस में, 8 इंटू 10 टू पावर -12 ये दे रखा है। एक काम किया करो ऐसे सवालों में, x को पहले नेगलेक्ट मार दो, बाद में देख लेंगे कि सही था कि नहीं। x को नेगलेक्ट ही मार दिया सीधे 0.1 के कंपैरिजन में, तो ये कितना बचा है 0.1 का स्क्वायर x इंटू 0.01 दैट इज 8 इंटू 10 टू पावर -12, सो x विल बी 8 इंटू 10 टू पावर -10 मोलर। ऑब्वियसली अगर आपने x को नेगलेक्ट मारा है 0.1 के कंपैरिजन में तो बहुत बढ़िया किया आपने, कोई गुनाह नहीं किया आपने इसमें, क्योंकि आप देखिए यहां से ना 0.1 की तुलना में 8 इंटू 10 टू पावर -7 क्या है, कुछ भी तो नहीं है, तो सही तो किया नेगलेक्ट मार के। अब इन्होंने ऑप्शन पूछे तो भाई दिख रहा है ऑप्शन, ये सीधे सीधे दिख रहा है 8 इंटू 10 टू पावर -10 मोलर शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस इज सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। दो टॉपिक और ध्यान रखना, अगर सॉल्युबिलिटी को पूछ दिया इन ए बफर सॉल्यूशन या फिर सॉल्युबिलिटी में हाइड्रोलिसिस करा दिया, लाइक AgCN ले लिया, लास्ट टाइम पूछा था AgCN का, AgCN लिया, ठीक है, साइनाइड का इन्होंने हाइड्रोलिसिस करा दिया CN- का, वो पूछ सकते हैं। दूसरा क्या पूछ सकते हैं कि भाई आपने कोई ले लिया स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट और एक बफर बना लिया, ठीक है, तो वहां से पीएच वगैरह से रिलेट कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का KSP दे रखा है, मैग्नीशियम नाइट्रेट 0.1 मोलर ले लिया, तो Mg2+ पता है, तो पीएच क्या होगा कि ताकि प्रेसिपिटेट आउट ना करे। हाँ, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन पता होना चाहिए कि दैट इज आयनिक प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये मालूम होना चाहिए कि जो आयनिक प्रोडक्ट है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। हाँ, ये तो कहानी थी केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम की। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। पूछा है इंटरनल एनर्जी। बच्चों इसमें थर्मोडायनेमिक्स में क्या करना ना आप कि आपको वर्क निकालने आना चाहिए, -P एक्सटर्नल dV से। डेल्टा U का फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज NCP मोलर डेल्टा D फॉर आइडियल गैस इन एनी प्रोसेस। डेल्टा H का फॉर्मूला आना चाहिए NCP मोलर डेल्टा D आइडियल गैस इन एनी प्रोसेस, एनी फिजिकल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। फिर रिवर्सिबल प्रोसेस में आप आइसोथर्मल का फॉर्मूला आना चाहिए, -nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल का, ठीक है।
डेल्टा यू जीरो होता है, ठीक है, क्यू निकाल सकते हैं माइनस डब्ल्यू से। फिर एडियाबेटिक प्रोसेस के आने चाहिए फॉर्मूला, दैट इज P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा इक्वल होते हैं। फिर इसी तरीके से हमें वर्क कैसे निकालना है, फाइनल टेम्परेचर निकाल के, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस में उसकी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आइसोबेरिक में ध्यान रखना, फॉर्मूला ऑफ वर्क कैन बी रिटन एज माइनस NR डेल्टा D और माइनस P डेल्टा B। तो ये जो छोटे छोटे है ना, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, इनमें वर्क कैसे निकालें, डेल्टा यू कैसे निकालें, हीट कैसे निकालें, उनका एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। ग्राफ दे दिया, पीवी ग्राफ दे दिया, उससे वर्क कैसे निकालेंगे, एरिया मतलब क्लोज कर्व दे दिया तो एरिया इनक्लोज बाय साइकिल देख लेंगे, ठीक है। तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स ध्यान में रखनी है। अब ये क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज पूछा है, 90 ग्राम ऑफ वाटर अंडर कंप्लीट इवेपोरेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये काफी फेवरेट है जेईई मेंस का, ये वाला फॉर्मूला, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। कहीं भी लगवा लेते हैं, ये कंबस्शन रिएक्शन पे लगवा लेंगे। एक का डेल्टा एच कंबस्शन दे रखा है, डेल्टा यू कंबस्शन पूछ लिया, या फिर डेल्टा एच फॉर्मेशन में पूछ लेंगे, डेल्टा एच फॉर्मेशन दे रखा है, डेल्टा यू फॉर्मेशन निकालो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला विशेष तौर से याद रखिएगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब इस सवाल की क्या कहानी है, H2O लिक्विड को आप कन्वर्ट कर रहे हो H2O गैस में, obviously delta Ng is 1 here, so delta H can be written as delta H बराबर delta U plus RT। पूछा गया है, डेल्टा यू पूछा है 90 ग्राम का, 90 ग्राम पानी का मतलब 5 मोल हो गए बेटा, 19/18 दैट इज 5 मोल्स हो गए। 5 मोल्स का आपको यहां पे डेल्टा यू पूछा है, 1 मोल का पहले निकाल लेते हैं, 5 मोल का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। तो यहां से डेल्टा यू क्या लिखें, that is delta H minus of RT. Delta H is what? 41 किलोजूल पर मोल माइनस R की वैल्यू 8.314 किलोजूल में ट्रांसफॉर्म कर ली, टेम्परेचर इज what? 373। अब ये तो सारी कहानी 1 मोल की हुई बच्चों, आपसे कितने मोल पूछे हैं, 90 ग्राम यानी 5 मोल्स ही पूछी है, मल्टीप्लाई बाई 5। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, देख लेते हैं क्या आंसर आता है। बड़ा भयावह सा आंसर दे रखा है ये तो, ठीक है, देख लेते हैं भाई। 41,000 माइनस ऑफ 8.314 इंटू 373 होल मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। आंसर इन्होंने पूछा है बच्चों जूल में पूछा, आई थिंक जूल में, मैंने निकाला किलो जूल में, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 189, ये तो किलो जूल में आया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया 49.4, ठीक है, इस टाइप का आंसर आ रहा है ये। इन्होंने इसको नियरेस्ट इंटीजर, अच्छा ये 4, इसको इन्होंने वो भी कर लिया है, ये आंसर आ रहा है अपना मल्टीप्लाई करने पे। तो नियरेस्ट इंटीजर में आपको अगर इसको चेंज करना है जूल में, नियरेस्ट इंटीजर में बोला है क्या, नहीं बोला, तो आंसर तो एग्जैक्ट ही आ रहा है 18949.4, ठीक है, कोई कैलकुलेशन एरर भी नहीं दिख रही मुझे, जो भी किया है सब सही किया है। इस तरीके से सॉल्व करना है। अगले सवाल में आते हैं। ये भी बच्चों सेम है, रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH with oxygen was run in a bomb calorimeter and delta U was formed with this, delta H पूछा इन्होंने, तो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज करना है सीधे सीधे, डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT, ठीक है। यहां पे इन्होंने क्या पूछा है, डेल्टा H पूछा है, डेल्टा U दे रखा है -742.24, डेल्टा NG कितना हो जाएगा, बैलेंस रिएक्शन से देखिए, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, दैट इज 2 - 3/2, कितना हो गया 1/2। इसका सम ऑफ कोफिशिएंट कितना हुआ 2 - 3/2, दिस इज 1/2। वैल्यू ऑफ R इज गिवन 8.314 किलोजूल में डिवाइड बाय 1000, टेम्परेचर इज व्हाट 298। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेंगे।
तो ये फॉर्मूला बच्चों विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। फिर थर्मोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो थर्मोकेमिस्ट्री में आपसे ये पूछ सकते हैं कि डेल्टा एच नॉट रिएक्शन बताओ। डेल्टा एच फॉर्मेशन दे रखा है सीधा सीधे, तो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला हमें यहां पे लगाना है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम का डेल्टा एच फॉर्मेशन एलिमेंटल स्टेट का 0 होता है, एल्यूमिनियम का भी 0 होगा, एलिमेंटल स्टेट में 0 मानते हैं। यानी डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 माइनस ऑफ 3 टाइम डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां से वैल्यू रख देंगे, आंसर आपको पता लग जाएगा। इसी में कंबशन की इक्वेशन दे दी, तो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन कैसे निकालेंगे? सम ऑफ डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ प्रोडक्ट से। या फिर बॉन्ड एंथैल्पी दे दी, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन क्या लिखाएंगे? सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। याद रखना, फॉर्मेशन के केस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, कंबशन और बॉन्ड एंथैल्पी के केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। बच्चों इसके बाद अगला सवाल देखते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स 2 पे बेस है। किन्होंने इस पे काफी सवाल पूछे उन्होंने, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इस टाइप से करके उन्होंने लास्ट सेशंस में खूब सारे इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछे हैं। तो इस फॉर्मूले का ध्यान रखिएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ठीक है। और एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर टी एल एन के। आपको अगर इन दोनों को क्लब कर दोगे तो एल एन के विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट बाई आर 1 बाई टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर। अब उसमें क्या करेंगे ना, आपको एल एन के का 1 अपॉन टी के साथ ग्राफ बना के दे देंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन का। डिपेंड करता है डेल्टा एच नॉट का साइन क्या, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो स्लोप विल बी पॉजिटिव, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है डेल्टा एच नॉट साइन पॉजिटिव है तो जो रिएक्शन होगी वो कैसी, उसका स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। यहां से डेल्टा एच नॉट टू डेल्टा एच नॉट ग्राफ से पूछ सकते हैं आपसे, तो ध्यान रखना इस बात को। अब इस सवाल को देख लेते हैं भाई कि a प्लस बी फॉर्म c प्लस डी, दैट इज ए इक्विलिब्रियम रिएक्शन। The entropy change depend on temperature, that is 2T. कह रहा minimum temperature at which reaction will become spontaneous. What is the criteria for spontaneity of a reaction? That is delta G at constant pressure temperature must be less than 0. Formula of delta G is delta H minus of T delta S. Standard condition में reaction हो रही है, this should be less than 0. ठीक है, तो डेल्टा एच नॉट शुड बी लेस देन टी डेल्टा एच नॉट, और आपका डेल्टा एच नॉट कितना है बच्चों? दैट इज गिवन आई थिंक 80 किलो जूल, 80 इंटू 10 रेज़ पावर 3 टी, डेल्टा एच नॉट इज 2t, तो 88 इंटू 10 रेज़ पावर 4, इट मस्ट बी लेस देन 2t स्क्वायर। तो t की वैल्यू निकाल लो यार, स्क्वायर रूट लेके दोनों साइड में, ये कितने बार में गया? 4 टाइम्स गया, तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी? 200 केल्विन। तो जो मिनिमम टेम्परेचर होगा इट शुड बी इक्वल टू 200 केल्विन। इस टेम्परेचर के ऊपर जो रिएक्शन है इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो इस चीज को, और ये जो मैंने आपको पैरेलल में एक चीज बताई जहां से एक और पॉसिबिलिटी बन के आती है कि ग्राफ पूछ सकते हैं एलएन के का 1 अपॉन टी के साथ, इसका ख्याल रखिएगा। इसके बाद बच्चों अगले सवाल पे आते हैं इलेक्ट्रो के। ये जो टाइप के क्वेश्चन है, बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, ऑक्सीडाइजिंग पावर बताओ या रिड्यूसिंग पावर बताओ, ये भी पहले तो काफी पूछे जाते थे अभी भी, बट इनके आने के चांसेस काफी हैं। देखिए इन्होंने पूछा गया ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा है कि किस ऑर्डर में ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, ठीक है। आपको पता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, मतलब जो ऑक्सीडेंट होता है वो उसका खुद का क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो ऑब्वियसली उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा तब होगी जब वो खुद का रिडक्शन अच्छे से जा पाए। और रिडक्शन जाने की टेंडेंसी आप किससे मेजर करते हो? रिडक्शन पोटेंशियल से। तो
तो यहां से आप रिडक्शन पोटेंशियल आपको देखना पड़ेगा। जिसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसकी रिडक्शन जाने की टेंडेंसी ज्यादा, और वो बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। यानी उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर देखना है। इसी का उल्टा चलो बताता हूं, 2 मिनट रुक जाओ। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसकी रिडक्शन जाने की टेंडेंसी ज्यादा, वो बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब देखिए रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है, ये कोबाल्ट 3+ का दिख रहा है, ये सबसे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बाद किसका नंबर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, दिख गया, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि सबसे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो CO+3 इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, फिर Pb+4, CO+3 किसमें, ये CO+3, बट ये तो गलत है, ये भी गलत है। सीरियम नहीं, सीरियम नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी कोबाल्ट 3+ होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, इसके बाद Pb+4, हाँ ये सही है। उसके बाद क्या होना चाहिए, Cerium+4 आना चाहिए, दिस शुड बी C+4, लास्ट वन इज बिस्मथ 3, तब जाके करेक्ट आंसर होगा डी। अगर आप इसको CO बना लो और इसको C बना लो। ये तो कहानी है कि कब बेहतर ऑक्सीडाइजिंग पावर कैलकुलेट करने की। अगर आपसे रिड्यूसिंग पावर पूछे तब क्या करोगे, तो जो रिड्यूसिंग पावर रखता है उसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो अगर वो बेहतर ऑक्सीडेशन कब जाएगा, जब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो, ठीक है, तब वो बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। उस केस में क्या करना ना, सारी रिएक्शन को रिवर्स कर देना। जो भी अगर पोटेंशियल, अगर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं तो उन रिएक्शन को रिवर्स कर लेना। ई नॉट के साइन नेगेटिव हो जाएंगे जो दे रखा है एक्चुअल साइन के। अब उसमें कंपेयर करना सबसे ज्यादा किसका है, तो जिसका सबसे ज्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा मिलेगी। ये तरीका है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर देखने का। नेक्स्ट इक्वेशन, काफी पूछा जाने वाला टॉपिक, जो कि आने वाले दिनों में काफी इस पे क्वेश्चंस रहे हैं, उसको देख लेते हैं। अब इन्होंने बोला है कि जिंक 2+ में जा रहा है, टिन जो है, अच्छा उसकी वैलेंसी कुछ x है, ओके। द रिएक्शन कोएफिशिएंट फॉर एबव रिएक्शन इज 10⁻², नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्स इन गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन पूछा है। यानी बच्चों नर्स्ट इक्वेशन का यहां पे यूज है ना। तो नर्स्ट इक्वेशन आप क्या लिखते हो, ई सेल इज इक्वल टू दैट इज ई नॉट सेल माइनस ऑफ RT अपॉन NF ln of Q, where Q is the reaction quotient, N is the net number of electron transfer, F is the Farad constant, बाकी सारी चीजें आपको पता ही है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई सेल दे रखा है। ई नॉट सेल कैसे निकालें, सॉरी ये दिस नॉट साइन होना चाहिए। ई नॉट कैसे निकालें, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन कहां हो रहा होता है, ऑफ कैथोड। कैथोड का पहले लिखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज ई नॉट SN x प्लस से SN माइनस ऑफ ई नॉट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जिंक 2+ अपॉन जिंक, ऐसे, ठीक है। ई नॉट कैसे निकालते हो, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ऑफ ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो बेटा इसको निकाल लीजिए। SN x प्लस का ई नॉट कितना दे रखा है, 0.008 माइनस ऑफ इसका कितना दे रखा है, माइनस ऑफ 0.763। देख लो रिडक्शन पोटेंशियल ये ना, हाँ। अब इसको यार देख लेते हैं कितना है, 763 है और ये कितना है 0.008। ओके कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 0.763 प्लस 0.008 दैट इज 0.771 वोल्ट। बच्चों ये ई नॉट निकाल लिया। अब नेक्स्ट इक्वेशन का यूज कर लूंगा, ई सेल बराबर, व्हाट इज ई सेल हियर, 0.801, ई नॉट सेल इज 0.771 माइनस ऑफ 0.06 अपॉन n। RT बेटा ये वैल्यू दे रखी है ना, अब log बेस 10 में कन्वर्ट करोगे 2.303 से मल्टीप्लाई करके, नाउ 2.303 RT by F is given 0.06। अब यहां पे बेस हो गया 10, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 10 की पावर -2। अब इसको सिंप्लीफाई करके n निकालना होगा, ठीक है भाई निकाल लेते हैं। 0.801 इज इक्वल टू 0.771
माइनस ऑफ, ये -2 इधर आ गया, तो ये हो गया -2 का +2, तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0.12 डिवाइड बाई n, n की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। 0.801 माइनस ऑफ 0.801 माइनस ऑफ 0.771, ठीक है, डिवाइड बाई 0.12, ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 0.801 माइनस ऑफ 0.771 डिवाइड बाई 0.12, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, आई थिंक हमसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुका है यहाँ पे। 0.801, एक मिनट यहां देख लेते हैं। ठीक है, 0.801 माइनस 0.771 कितना आता है? 0.801 माइनस ऑफ 0.771, दिस इज 0.03। 0.03 इज इक्वल टू 0.12 डिवाइड बाई n। हमने अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक सुधार ली है, दैट इज 4 टाइम्स। द नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ x शुड बी 4 हियर, नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विल बी 4, ठीक है। तो इस तरीके से नॉइस्ट इक्वेशन लगाने आना चाहिए भाई। अब ये आप फेराडेस लॉ पे देख सकते हो, चिल्लर सा सवाल है। डाइक्रोमेट आयन है, Cr2O7 माइनस ट्रांसफॉर्म हो रहा है Cr+3 में, चाहो तो बैलेंस कर लो, अदरवाइज n फैक्टर से देख लो। दोनों से बता देता हूं, +6 से +3 में गया, 3 का चेंज, 2 क्रोमियम है, 6 का चेंज, सो n फैक्टर विल बी 6। इसका मतलब 6 फेरेड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, 6 मोल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हो रहे हैं। कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है? 6 फेरेड। दूसरा तरीका ऐसा है, आप बैलेंस कर लो इसको। बैलेंस कैसे कर लोगे? देखो, डाइक्रोमेट जो है वो एसिडिक मीडियम में जाता है Cr+3 में, बैलेंस कर लीजिए इसको। यहां पे लगाया कोफिशिएंट 2, ठीक है। जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर बदलती है सबसे पहले उसी को बैलेंस करते हैं। 7 ऑक्सीजन है तो 7H2O लगा दिया। हाइड्रोजन कितने आ गए? 14H+ आ गए। चार्ज देख लो, इधर चार्ज कितना है? 14 - 2 बराबर 12। इधर कितना है चार्ज? 2 × 3 दैट इज 6। जिधर चार्ज ज्यादा होता है उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करके बैलेंस कर लेते हैं। तो इधर चार्ज 6 यूनिट ज्यादा है तो 6 इलेक्ट्रॉन लेके बैलेंस कर लिया। तो आप देखिए ना, आपने 1 मोल लिया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इज 6 मोल एंड चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फेरेड, सो दिस शुड बी इक्वल टू 6 फेरेड। आसान सा सवाल है। अब आते हैं काइनेटिक्स पे। काइनेटिक्स में क्या आना चाहिए भाई? एक तो हमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स काफी अच्छे से आने चाहिए, आर्हेनियस इक्वेशन आनी चाहिए। आर्हेनियस इक्वेशन पे सवाल दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर पे भी आई थिंक दे रखा है मैंने। तो आर्हेनियस इक्वेशन एंड फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर भी कह सकते हो, जीरो ऑर्डर से भी पूछ सकते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन, बेसिकली आर्हेनियस इक्वेशन में ये वाला फॉर्म ln के, जिस पे ये सवाल बेस है, -CA/R 1/T प्लस कांस्टेंट। एक तो ये आना चाहिए, दूसरा ये आना चाहिए ln K2/K1 दैट इज इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस ऑफ 1/T2। इस पे भी खूब सवाल पूछे इंटीजर में कि एक टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है, दूसरे पे रेट कांस्टेंट K2 बताओ। ये दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, ऐसे सवाल भी पूछे हैं, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। अब वो पता है ln K, आप K क्या लिखते हो यहां से आर्हेनियस इक्वेशन से? K बराबर AE⁻⁻ माइनस ऑफ E/RT, यहां से लॉग ले लो। ln K विल बी ln ऑफ A माइनस ऑफ EA/R 1/T। तो अगर ln K को 1/T के साथ प्लॉट कर रहे हैं तो y बराबर C प्लस mx का ग्राफ होगा, जिसका स्लोप क्या होगा? माइनस ऑफ EA/R। यहां से बच्चों स्लोप निकाल लो, स्लोप दिख रहा है, नेगेटिव स्लोप है, एंड दैट इज इक्वल टू 20/5। यहां से जो स्लोप आया, ठीक है, EA विल बी इक्वल टू 4R।
पूछा गया ठीक है, कैलोरी में पूछा है ना, ठीक है, कैलोरी में आर की वैल्यू 2 होती है, तो 4 into 2, आंसर शुड बी 8 ईयर। एक्टिवेशन एनर्जी शुड बी 8 कैलोरी पर मोल, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों, एक इस फॉर्मूले पे और एक इसका जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है, दैट इज ln k2 by k1 is EA by R 1 by T1 minus of 1 by T2, इस पे भी ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और आर्हेनियस इक्वेशन बच्चों, ये दोनों ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। A to B the half life of reaction T half is given, that is 0.3010 minute। ठीक है, कह रहा है रेशियो ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम 2 मिनट। ओके, ए नॉट पूछा है और एटी का रेशियो पूछा है भाई, ये सवाल में पूछा है, दिस रेशियो हैज टू बी फाउंड। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आती है, दैट इज ln ऑफ ए नॉट अपॉन एटी, दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू टाइम टी। ठीक है, अच्छा हाफ लाइफ दे रखी है, हाफ लाइफ कैन बी रिटन एज के बराबर ln2 by t हाफ, टाइम भी दे रखा है ln2 डिवाइड बाय t हाफ, व्हाट इज t हाफ 0.3010, एंड दिस इज कितना है, ये कितना है भाई, टाइम कितना है 2 मिनट, 2 मिनट टाइम है इसका। ठीक है, इधर सिंप्लीफाई कर लूं, इधर कर लेता हूं भाई, सब कुछ तो लिख दिया, इधर सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ln ऑफ ए नॉट डिवाइड बाई एटी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये हो गया ln2 है ना, दिस इज ln2। ठीक है, तो ये हो गया आपका ln2 2ln2 डिवाइड बाय 0.3010, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मैं इसको ln को लॉग बेस 10 में चेंज कर लूं, दिस शुड बी इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइड बाई 80, यहां भी ln को लॉग में बेस चेंज कर लिया, 2.303 log ऑफ 2 डिवाइड बाई 0.3010, आपको पता है log 2 इज 0.3010, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, दिस रेशियो इज log a नॉट अपॉन 80, दैट इज इक्वल टू 2, सो द रेशियो ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम 2 मिनट विल बी 10 स्क्वायर, आंसर शुड बी 100। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का सवाल हुआ, इस टाइप के सवाल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे आ सकते हैं, इवन ग्राफिकल क्वेश्चन बेस्ड भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, 4 times that of B. A flask is filled with equal moles of A and B. The half life of A and B are this and are independent of initial concentration. देखो ना, ये फंसाने वाली लाइन है, जनता इस सवाल को सोच ही नहीं पाएगी अगर ऑर्डर ना पता हो, तो यहां से तो ऑर्डर हमें दिख जा रहा है ना, ये देखना होगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, हाफ लाइफ है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हमें पता है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज ln2 by k विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जीरो ऑर्डर की क्या होती है, E0 by 2k। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्ट डिपेंड नहीं करती है, ऑब्वियसली रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये लाइन से पता लग रहा है कि जो रिएक्शन है हमारी वो फर्स्ट ऑर्डर है। अब इन्होंने ये पूछा है कि टाइम बताओ जिसमें ए का कॉन्सेंट्रेशन बी के कॉन्सेंट्रेशन से 4 टाइम्स हो जाए। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बिकम 4 टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये पूछा है। हाफ लाइफ दे रखी है, ठीक है, इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है, तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर से, ई नॉट ई की पावर माइनस रेट कांस्टेंट ऑफ ए इनटू टाइम, दैट इज 4 टाइम्स स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ई की पावर माइनस के बी इंटू टी। स्टार्टिंग अमाउंट इज सेम, ए नॉट और बी नॉट तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है,
अब देखिए यहां से इसको क्या लिख सकता हूं, e की पावर, यहां से इसको डिनोमिनेटर में ले आइए, के बी माइनस के इंटू टी दैट इज इक्वल टू 4, लॉग ले लो। तो यहां से अगर आपने लॉग लिया बेस ई में तो क्या मिला, के बी माइनस के ए इंटू टी दैट इज इक्वल टू ln ऑफ 4, ये मिल गया। के क्या लिख सकते हो, रेट कांस्टेंट ऑफ बी, ln2 डिवाइड बाई हाफ लाइफ ऑफ बी, हाफ लाइफ ऑफ बी इज 50 सेकेंड, ओके, माइनस ln2 हाफ लाइफ ऑफ ए 100 सेकेंड, दैट इज ln4 कैन बी रिटन एज 2 ln2, ln2 विल कैंसिल आउट हियर, इंटू टी भी था ना, इसको क्यों छोड़ दिया, इंटू टी, इंटू टी दैट इज दिस। अब ये कितना हो गया, 100 माइनस ऑफ 50 दैट इज 50 बाई 100, ठीक है ना, इंटू टी दैट इज 2, तो टी विल बी 200 डिवाइड बाई 50। कुछ कैलकुलेशन में लोचा हो गया क्या, देख लेते हैं। यहां से टाइम टी आपको निकालना है, तो एलसीएम निकाल लिया 100, दिस इज 2 माइनस 1 इंटू टी दैट इज 2, तो टी विल बी 200, ठीक है। 200 सेकेंड बाद जो है वो दोनों की हाफ लाइफ जो है, सॉरी 200 सेकेंड बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल बिकम इक्वल टू 4 टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का सवाल था, इस तरीके से हमें, ये आपको मैंने इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन दिखा दिया और वहां से ए का कॉन्सेंट्रेशन निकाल के इसको सॉल्व कर लिया। अब आ जाओ लिक्विड सॉल्यूशन में। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या आना चाहिए बे, लिक्विड सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विड सॉल्यूशन से सवाल आते ही आते हैं। तो इसमें आना क्या चाहिए, एक तो हमें एक्स से एक्स भी, वाई भी निकालना आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। RLVP आना चाहिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और वांट ऑफ फैक्टर निकालने आना चाहिए। और उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। इस सवाल को देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 70 टॉर एंड दैट ऑफ मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन मतलब टॉलुइन है बच्चों, इज 20 टॉर। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, ओके, यानी बेटा मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछा है, वाई बेंजीन पूछा है इन्होंने, ठीक है। और पी नॉट बेंजीन इज गिवन दैट इज व्हाट 70 टॉर एंड पी नॉट टॉलिन इज गिवन दैट इज 20 टॉर, ये दे रखा है भाई। मोल फ्रैक्शन बेंजीन का पूछा है वेपर फेज में, तो वाई बेंजीन क्या लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, ऐसे लिखोगे। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या लिखोगे, पी नॉट बेंजीन एक्स बेंजीन, टोटल प्रेशर क्या लिखोगे, पी नॉट बेंजीन एक्स बेंजीन प्लस पी नॉट टोलुइन एक्स टोलुइन, 70, ठीक है। इक्विमोलर मिक्सचर है बेटा, यानी दोनों के मोल सेम है, तो अगर दोनों के मोल सेम है तो मोल फ्रैक्शन विल बी 1/2, दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/2, 70 इंटू 1/2, 70 इंटू 1/2 प्लस 20 इंटू 1/2, 35 अपॉन 45, यही आएगा ना सॉल्व करने पे। तो 35 अपॉन 45 कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 35 डिवाइड बाई 45 इज 0.77777, ये इस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। 10 की पावर -2 के फॉर्म में लिखना है तो 77.77 आ गया। नियरेस्ट इंटीजर फॉर्म में लिखना है, आंसर शुड बी 78। तो यहां पे जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा 78 के बराबर, ठीक है। एग्जैक्ट मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज 0.7777, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़िया से आनी चाहिए, इस चैप्टर में सवाल आते हैं, खूब भर भर के आते हैं। अब इसमें देखिए वांट ऑफ फैक्टर का यूज करके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात की है।
कह रहे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय 0.45। ओके ठीक है, बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट इतने से कम हो गया 0.45 डिग्री सेल्सियस से। गुड। When 0.2 gram of acetic acid is added to 20 gram of बेंजीन। आपको भी पता है एसिटिक एसिड जो है वो बेंजीन में डाइमर फॉर्म करता है इस तरीके से। इस तरीके से एक डाइमराइजेशन बनता है। अगर सॉल्वेंट बेंजीन हो तो। और ऐसे में वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या लिखते हैं, दैट इज 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा, वेयर एन इज इक्वल टू 2, क्योंकि डाइमराइजेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब कह रहा है परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड ऑफ बेंजीन, ये पूछा इन्होंने भाई, तो ठीक है क्या दिक्कत है, फॉर्मूला यूज कर लीजिए। डेल्टा डी एफ शुड बी इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। डेल्टा डी एफ इज 0.45, आई कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1 बाई एन माइनस अल्फा, दैट इज 1 बाई 2 माइनस 1, क्योंकि डाइमर बन रहा है ना भाई। डाइमर अगर बन रहा है तो दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के कंबाइन करके इस तरीके से एक मॉलिक्यूल इस डाइमर का बना रहे हैं। सो वैल्यू ऑफ एन शुड बी हियर 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 बाई 2 माइनस 1, दैट इज माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस अल्फा बाई 2, 1 बाई 2 माइनस 1, तो माइनस 1 बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 हो गया। I should be 1 minus alpha by 2, 1 minus alpha by 2, I की वैल्यू हो गई। What is KF here? 5.12 and molality is 20 gram, 0.2 gram of acetic acid, 0.2, molar mass 60, weight of solvent 20 gram into 10 raised power minus 3 kg में कन्वर्ट कर लिया। यहां से अल्फा हमें निकालना पड़ेगा इस भयानक सी कैलकुलेशन को सॉल्व करके। कर लेते हैं भाई, मजबूरी है। 0.45 इंटू 60 इंटू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 5.12 इंटू 0.2। अब ये क्या आएगा देख लेते हैं। 0.45 इंटू 60 इंटू 20, ये हो गया 0.54, 0.54 डिवाइड बाई 5.12 डिवाइड बाई 0.2, 0.5273, तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 आ गया 0.5273, तो अल्फा बाई 2 कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.5273, अल्फा कितना आ जाएगा इसका डबल, अल्फा कितना आ जाएगा इसका डबल। ठीक है, परसेंटेज अल्फा पूछा है ना, क्या करें 100 से मल्टीप्लाई और कर दें, कर लो भाई 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 माइनस 0.5273 इंटू 200, 94.54, तो बी आंसर हो जाएगा 94.54%। इतने परसेंट जो है वो एसिटिक एसिड जो है वो एसोसिएट कर चुके हैं इन दिस सॉल्यूशन। तो यहां पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों को कंबाइन करके इस टाइप की प्रॉब्लम बना सकते हैं। हाँ ये देखिए, सबका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दिया 0.06 मोलर। अब अगर फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसका आई कितना है 5, इसका आई कितना है 1, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका आई कितना है 2, इसका आई कितना है 3। तो अगर इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन देखें दैट इज आई इंटू सी, दैट इज सी इफेक्टिव। तो भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज्यादा हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पार्टिकल जितने ज्यादा वेपर प्रेशर में कमी उतनी ज्यादा, पार्टिकल जितने ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी उतनी ज्यादा, क्योंकि एलिवेशन बोलते हैं। पार्टिकल जितने ज्यादा
फ्रीजिंग पॉइंट में कमी उतनी ज्यादा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड पार्टिकल जितने ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा मिलेगा। तो अगर देखें पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम निकल के आएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर पार्टिकल्स की बात की जाए, C इज फिक्स हियर, I जिसका ज्यादा होगा उसका इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, उसके पार्टिकल उतने ज्यादा होंगे। सो दिस वन विल हैव हाईएस्ट लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, सो द करेक्ट आंसर विल बी A। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा बताइए? इसी का होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल इसके पास सबसे ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और सबसे कम वेपर प्रेशर भी इसी का होगा, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर इसका मिलेगा, सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका मिलेगा। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स का आइडिया होना चाहिए। मोल कंसेप्ट में सॉलिड स्टेट में क्या आना चाहिए भाई? ए और आर में रिलेशन आनी चाहिए। जैसे सिंपल क्यूबिक है A इक्वल टू 2R, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है √3 इज इक्वल टू 4R, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है √2 इज इक्वल टू 4R, ये पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज Z इंटू M डिवाइड बाई Na इंटू ए क्यूब। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इंटीजर में काफी पूछते हैं। ठीक है, वॉइड्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होता है, ऑक्टाहेड्रल कितना होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड पता है हमें कि जो FCC यूनिट सेल है उसके बॉडी डायगोनल पे होता है एट अ डिस्टेंस ऑफ √3/4 फ्रॉम कॉर्नर। उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स में या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं उस बेस पे। ठीक है, और जो क्रिस्टल लैटिस हैं 5 टाइप्स के बेसिकली, जिसमें से NaCl है, जिंक सल्फाइड है, CSCl है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, उनमें A और R में रिलेशन पता होनी चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए, पार्टिकल किस लैटिस में होते हैं, शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट और मेटल एक्सिस डिफेक्ट आना चाहिए। ये थोड़ा सा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक डेंसिटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सोडियम प्लस एंड Cl माइनस इन सॉलिड NaCl, जिसकी डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस की डिस्टेंस पूछिए। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला लगा लो भाई, Z इंटू एम डिवाइड बाई Na इंटू ए क्यूब निकाल लो यहां से, Z इंटू एम डिवाइड बाई D इंटू Na की वैल्यू दे रखी है, Z की वैल्यू 4 फॉर्मूला यूनिट होती है NaCl में। NaCl का मोलर मास कितना होगा 58.5, डेंसिटी इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, 43.1। ठीक है, तो यहां से आप क्यूब रूट वगैरह लेके A निकाल लेना सेंटीमीटर में, ये A की वैल्यू सेंटीमीटर में आ जाएगी क्यूब रूट लेके। अब दो आयंस डिस्टेंस के बीच मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है भाई? अगर हम FCC यूनिट सेल देखें NaCl का, तो यहां पे जो सोडियम प्लस आयन है इट इज प्लेस इन octahedral void and chloride is in corner and all the face center। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ना दैट इज A/2। तो हमसे A निकालने के बाद जो मिनिमम डिस्टेंस है R प्लस प्लस R माइनस दैट इज इक्वल टू A/2, यानी जो A की वैल्यू आई उसको हाफ करना है और मीटर में रखना है भाई, ये देख लेना, यूनिट का ध्यान रखना। तो यहां से हमसे ये पूछा है मिनिमम डिस्टेंस R प्लस प्लस R माइनस। ठीक है, तो डेंसिटी बेस्ड फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। ओ सरफेस केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इसमें अगर आपने थ्योरी पढ़ ली ना तो सवाल गलत नहीं होगा। एनसीईआरटी भी अगर ढंग से पढ़ ली ना तो आपका आने वाला सवाल जो है ना मेंस का वो गलत नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा आपको याद करने वाली चीजें ये देखिएगा कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंसेस पता होने चाहिए आपको। फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पता होना चाहिए। कोलाइड 8 टाइप के होते हैं ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, वो याद होने चाहिए। जैसे कि जो मिल्क है दैट इज सॉर्ट ऑफ इमल्सन, मतलब लिक्विड का लिक्विड में कोलाइड है, ये 8 क्लासिफिकेशन है, वो ध्यान होने चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव सॉल्ट कौन कौन से हैं। जैसे पॉजिटिव सॉल्ट में बात किया तो मिथाइलिन ब्लू हो गया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गए, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड हो गए। नेगेटिव सॉल्ट कौन से हैं? मेटल सॉल्ट हो गए, मेटल ऑक्साइड हो गए, ठीक है, एसआर्च हुआ, ये सब
नेगेटिव सॉल्व पॉजिटिव सॉल्व पता होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में कोगुलेशन पावर वगैरह पता होना चाहिए, हार्डी-शूज रूल जो है कि किसकी कोगुलेशन पावर ज्यादा है, किसकी कोगुलेशन वैल्यू ज्यादा है। गोल्ड नंबर पूछा नहीं है, बट हो सकता है प्रोटेक्टिव कोलाइड पे पूछ दे गोल्ड नंबर पे, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है दैट इज फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, दैट इज x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n। 1/n इज एक्सपोनेंट विच लाई बिटवीन 0 to 1। x/m इज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो अगर आप ग्राफ देखेंगे ना, इन्होंने log x/m का ग्राफ पूछा है log p, ओके। तो बच्चों अगर x/m का p के साथ ग्राफ देखते हो ना, तो ये ग्राफ ऐसे दिखता है, x/m का p के साथ। स्टार्ट में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है, मतलब जो एक्सपोनेंट है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है, एक्सपोनेंट 1/n की वैल्यू 1 होती है। बीच में ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है, उसके बाद ये पैरेलल विद द एक्सिस हो जाता है, मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। तो x/m का प्रेशर के साथ ग्राफ x से होगा। अगर log x/m ले लें हम, तो दैट विल बी इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। ये इक्वेशन हुई y इक्वल टू c प्लस mx की स्ट्रेट लाइन की। तो अगर log x/m को log p के साथ बना रहे हो, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसका इंटरसेप्ट कितना होगा log k के बराबर एंड स्लोप विल बी इक्वल टू 1/n। इस तरीके से बनेगा। तो यहां पे इन्होंने log x/m, ये गलत है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ये गलत है, ओरिजिन से नहीं जाना चाहिए। log x/m p के साथ, ये गलत है, p के साथ ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये तो सेम ही उतार दिया इसको, यहां log p होना चाहिए। इफ आंसर इज सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है। तो यहां भी log p के साथ ग्राफ जो है इट मस्ट बी स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इज इक्वल टू 1/n एंड इंटरसेप्ट इज इक्वल टू log k, ये होना चाहिए, ठीक है। ओके, फिर से इसी पे सवाल है। मास ऑफ ए गैस एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेट वाज मेजर्ड एट वेरियस प्रेशर। अगर ग्राफ खींचा आपने log x/m का log p के साथ, दैट गिव्स ए स्ट्रेट लाइन। हमें पता है, अभी देखा, स्लोप वाज इक्वल टू 1/n विच इज गिवन एज 2। 1/n की वैल्यू 2 आ गई। एंड द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना होता है बच्चों, log k। log k की वैल्यू क्या दे रखी है, log k is 0.4771 which is basically value of log 3, so k will be equal to 3, ठीक है। तो यहां से हमारी जो इक्वेशन होती है that is x/m is equal to k p की पावर 1/n, k is 3, p 1/n is 2, 3p square। x is mass of adsorbent, ठीक है, and m is mass of adsorbent। वैल्यू ऑफ x/m पूछी है एट ए प्रेशर ऑफ 4 atm, ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। x/m की वैल्यू पूछी है व्हेन प्रेशर इज 4 atm, निकाल लेते हैं। 3 into 4 का स्क्वायर, प्रेशर की वैल्यू 4 रख दी, 16 into 3 दैट इज 48। यानी 1 ग्राम अगर आपने एडजॉर्बेंट लिया तो 48 ग्राम एडजॉर्बेंट उस पे एडजॉर्ब हो रहा है। तो बच्चों ये कहानी है मेरी तरफ से कि ये मुझे टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे जो मैंने आपको बता दिए। 2 चीजें मैंने छोड़ी हैं इसमें से, एक तो है एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक है गैस स्टेट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं मुझे, वो बोर्स मॉडल में रेडियस कैलकुलेशन, एनर्जी कैलकुलेशन, टाइम पीरियड कैलकुलेशन, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन के एक्सप्रेशन, मतलब आपसे वो कंपैरिजन करा सकते हैं कि हीलियम प्लस का ये है, उसमें क्या, मतलब इसकी रेडियस जो है हाइड्रोजन की इस ऑर्बिट से कितने टाइम ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या टाइम पीरियड ज्यादा होगा, ये पूछ सकते हैं। डी ब्रोगली में लैम्डा इज इक्वल टू h/mv लगवा सकते हैं ये, ठीक है। और हेजनबर्ग के सवाल पूछे हैं, डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, इस पे बेस भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लगता है दैट इज बोर्स मॉडल। उसके एक्सप्रेशन आपको जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, रेडियस का, फ्रीक्वेंसी का, टाइम पीरियड का, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक चैप्टर और है गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट के बारे में सिंपल डाल्टन्स लॉ वगैरह या फिर गैस लॉ है, उनको आप देख सकते हो। बॉयल्स लॉ पे न्यूमेरिकल आए हैं कि बलून बना दिया उन्होंने, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। या
प्रेशर इतना है, वॉल्यूम कितना होगा, या चार्ल्स लॉ पे पूछ दिया, तो इस टाइप के। बट मुझे जो उन टॉपिक्स से फ्रीक्वेंसी दिखी वो काफ़ी कम दिखी, खासकर एटॉमिक स्ट्रक्चर और गैसेस स्टेट से, ठीक है। बट स्टिल क्वेश्चंस हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो मतलब जो लास्ट टाइम जो फ्रीक्वेंसी थी उसके बेसिस पे मैंने ये आपको ऑर्डर बता रखा है प्रायोरिटी वाइज कि किसको आपको ज़्यादा टाइम देना है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करना आप लोग, और अच्छे से एकदम कूल माइंड से होकर एग्जाम दीजिएगा। पैटर्न का ध्यान रखिएगा कि जो ये बीच बीच में किस फॉर्मेट में लिखना है उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। कई बच्चे सवाल सॉल्व करने के बाद ना लास्ट में फॉर्मेट नहीं देखते कि किस फॉर्मेट में लिखना है, और सीधे आंसर लिख देते हैं, वहां से उनका जो सवाल है वो गलत हो जाता है, इवन जबकि मेहनत उन्होंने पूरी बराबर की। तो इस चीज पे फोकस रखिएगा। लूज बॉलर पहले हिट करिएगा। आप पेपर को एक बार देखिएगा, कहाँ से आपको लग रहा है पोर्शन जो है वो सिंपल है, उनको पहले मार्क आउट कर लीजिएगा। उसके बाद उन क्वेश्चंस को करिएगा पहले, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। पूरा गेम कॉन्फिडेंस का एग्जाम में अगर आप अच्छा फील करने लगोगे, शुरुआत में ही आपको कुछ अच्छे लूज बॉलर मिल गए, सही ठीक ठाक सवाल बन गए, तो ऑब्वियसली जो सवाल आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं वो भी धीरे धीरे बनने लगेंगे। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, मेरी तरफ से इतना था जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैंने आपको बता दिया। थैंक्स अ लॉट।